ओके, आई सपोज आपको ये दोनों डायग्राम्स नजर आ रहे होंगे, राइट? दोनों डायग्राम नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? दोनों डायग्राम नजर आ रहे हैं? यस सर। ओके, तो जो पहला डायग्राम है, जो ये वाला डायग्राम है, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम पे फोकस करते हैं, ठीक है? ओके, तो आपका जो ये वाला डायग्राम आपको भी नजर आ रहा है, इस पर मैंने फोकस किया है, ठीक है? दिख रहा है क्लियर एकदम डायग्राम? यस सर। यस सर। तो जैसे कि पहले बताया था आपको मैंने कि ये क्लोका है, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना? ये वाला हिस्सा रेक्टम है, ये किडनीज है, और ये यहां पर ये टेस्टिस है, ये ऊपर की तरफ, ऊपर का पार्ट नजर नहीं आ रहा होगा। ओके, तो वो टेस्टिस है, और ये इधर येलो वाला जो स्ट्रक्चर है, ये फैट बॉडी है, इसे फैट बॉडी बोलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर समझने वाला प्रॉब्लम, कि ये जो डायग्राम है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका? फ्रॉग का। और अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में अगर आप फोकस करें या ध्यान से देखें या समझे, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, ठीक है, उसमें आप क्या खास बात देख रहे हो कि टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द किडनीज। देखिए नॉर्मली ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। टेस्टिस इज इन द लोअर एब्डोमेन इन द स्क्रोटम, और किडनी का और टेस्टिस का कोई लेना देना नहीं होता। फ्रॉग के केस में अलग है, फ्रॉग के केस में टेस्टिस और किडनी कनेक्टेड है। अब होता यह है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से बताऊं, थोड़ा सा अगर आप एक एक डायरेक्शन में फोकस करें, मैं जरा कैमरा को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा, थोड़ा इस तरह मूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, खाली खाली रीजन की तरफ। अटेंशन, एक दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग के अंदर क्या हो रहा है, ये लेट्स से यहां समझिए, ये लेट्स से टेस्टिस है। अब टेस्टिस से स्पर्म जो है एक ट्यूब के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है? एक ट्यूब के थ्रू टेस्टिस जो है कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? किडनी से कनेक्टेड है, ठीक है? और इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया बोलते हैं। तो वासा एफरेंशिया नाम के ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म्स हैं, जो टेस्टिस बनेंगे, वो किडनी की तरफ क्या जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर किडनी में एक कैनाल है जिसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल, ठीक है ना? एक कैनाल है जो कि क्या बोल रहे हैं उसको हम? बिडर्स कैनाल बोल रहे हैं। उस बिडर्स कैनाल से होते हुए ये अल्टीमेटली मूव करेंगे अब देखिए, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? टेस्टिस हो गया, सॉरी किडनी हो गया। व्हाइट वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये टेस्टिस हो गया। यहां से इसको हम किडनी में मूव किए, और किडनी से इस कैनाल में आए। इस कैनाल का क्या नाम दिया मैंने? बोला बिडर्स कैनाल। तो ये बिडर्स कैनाल आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि बिडर्स कैनाल के थ्रू होते हुए जो स्पर्म्स हैं वो अल्टीमेटली थ्रू द यूरेटर जाते हैं सीधा कहां पर? टुवर्ड्स द, आप बोल सकते हैं क्लोका, या बोल सकते हैं टुवर्ड्स द रेक्टम। तो जो स्पेशल चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, किडनीज एंड किडनीज एंड द टेस्टिस आर कनेक्टेड टू वासा एफरेंशिया। जो स्पर्म्स है वो टेस्टिस से किडनी से होते हुए जा रहे हैं। ऐसा किसी भी दूसरे ह्यूमंस के अंदर या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप नहीं देखेंगे। सिर्फ आप देखेंगे तो किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर। आई सपोज ये बात आपको क्या है? क्लियर है?
आगे का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वापस डायग्राम में बता रहा हूँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसमें फोकस करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आई सपोज आपको डायग्राम देखा होगा, तो ये यहाँ पे स्पर्म्स बन के सीधा टेस्टिस से वो कहाँ गए, किडनी में, किडनी से अल्टीमेटली यूरेटर के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ी खास बात है कि जो यूरेटर है यहाँ पर, उसे हम यहाँ पे यूरियो जेनाइटल डक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरिन भी यहीं से रिलीज होगा, किडनी अगर यूरिन रिलीज करेगी तो वो भी यहीं से रिलीज करेगी, और जो स्पर्म्स है वो भी से डक्ट से आ रहे हैं, तो इट इज आल्सो नोन एज यूरियो जेनाइटल डक्ट। फिर यहाँ से जो स्पर्म्स है वो आ जाएंगे कहाँ पर, यहाँ रेक्टम के रीजन में, और यहाँ से होते हुए क्लोका से सीधा कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो क्लोका सर वो यूरियो की जगह सर वहाँ पे यूरिनो है। क्या बेटा, यूरियो ही बोलते हैं, यूरियो। यूरियो ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जो स्पर्म है फाइनली वो क्लोका से होते हुए कहाँ थे, बाहर आ गए। इसलिए हमने क्लोका को यहाँ पे, क्लोका इज अ ओपनिंग जो सिर्फ यूरिन के लिए भी काम करेगी, स्पर्म के लिए भी काम करेगी, और सर ओपनिंग भी काम करेगी। क्लियर है पॉइंट? सर स्पर्म किसके थ्रू क्लोका में आ रहा है? ये है ना डक्ट, उसके थ्रू आएंगे ना। यस सर। तो सर पहले ब्रीडर्स कैनाल का फिर क्या काम है? तो फिर उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ से ट्रैवल करके बाहर निकल गए। यस सर। क्लियर? सर जो यूरेटर है उसी को बोला ना यूरियोजेनाइटल डक्ट। हाँ, ठीक है। ह्यूमंस में किसी को बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट? सर पेनिस को। सर यूरेथ्रा को बोलते हो शायद। यूरेथ्रा इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ह्यूमंस में यूरेथ्रा इज द डक्ट, पेनिस इज द ऑर्गन, डक्ट नहीं है, ठीक है। तो यूरेथ्रा, मेल्स सॉरी ह्यूमंस के अंदर यूरेथ्रा को बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉग के अंदर यूरेटर को बोलेंगे यूरोजेनिटल डक्ट। तो इतना ही है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फ्रॉग के, और इसके क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी तो पहले बता दिया था कि कुछ नहीं है, किडनी में यूरिन बनेगा, यहाँ नीचे आएगा, ब्लैडर में स्टोर होगा, जब जरूरत होगी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल, यूरिन बना, यूरेटर से आया, यहाँ पर ब्लैडर में स्टोर हुआ, जब जरूरत नहीं हुई तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो वो तो बहुत ही क्लियर है, पहले ही बता देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब फोकस करो आप लोग इसके ऊपर, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अलग कैसे है। पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम और मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कैसे अलग होंगे? सर फीमेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं होता। अच्छा, और वो तो वैसे रिप्रोडक्शन स्टार्ट करके बना, यस। मेल एक्सक्रीटन फीमेल एक्सक्रीटन कैसे अलग होंगे? ह्यूमन में मेल एक्सक्रीशन और फीमेल एक्सक्रीशन कैसा अलग है? कैसे भी नहीं, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो सेम भी रहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डिफरेंस तो रिप्रोडक्टिव में होता है ना। तो मेल और फीमेल तो रिप्रोडक्टिव के हिसाब से है ना, एक्सक्रीटर सेम रहता है। तो सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो सेम है। ये फैट बॉडी, ये किडनी, ये वही यूरेटर, ये वही ब्लैडर, ये वही रेक्टम, ये वही क्लोका, ये वही बाहर। तो एक्सक्रीशन की बात तो सेम है, यूरिन आया यूरेटर से, स्टोर हुआ ब्लैडर में, जब जरूरत पड़ी बाहर निकल गया क्लोका से। तो एक्सक्रीटरी में कोई फर्क नहीं है। रिप्रोडक्टिव में क्या डिफरेंस है? रिप्रोडक्टिव में जैसे आप वहां देख रहे थे ना मेल में कि टेस्टिस और ओवरीज, सॉरी टेस्टिस और किडनी का एक कनेक्शन था, यहाँ ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और किडनी का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, भले ही आप देख रहे हो कि ये जो मैंने ऑरेंज से बनाया ना, देखो इसमें ओवरी कौन सी है, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी डक्ट है, या
ये वाला हिस्से को हम ओवेरियन फनल बोल सकते हैं। ओवेरियन फनल है, फनल फनल जैसा है। ये ओविडक्ट है। सर वो ऊपर का दिख नहीं रहा सर। है अच्छा, सर ऊपर का ऊपर दिख दिखने नहीं रहा। तो बात नहीं। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? सर जहाँ एरो है वो दिख रहा है। स्ट्रक्चर हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं फनल। ये फनल हो गया और ये हो गई डक, वो भी डक हो गई। अच्छा यहाँ पर ना एक और मैंने बना देता हूँ मैं आपके लिए और बेटर तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने मिस किया है। यहाँ पे एक स्वलन सा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है ना? इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम सैक बोलते हैं, ओबी सैक। यहाँ भी बना लो और यहाँ बना सकते हो इसको। इस स्वलन सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ओबी सैक। यहाँ पे एक स्टोर रहते हैं, सैक हो गया। तो क्या है सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। क्या? सर फनल तक दिख रहा है सर, मतलब जहाँ आपने फनल फनल दिख लिखा रहा है है उसके ना? ऊपर। हाँ उसके ऊपर का कुछ नहीं दिख रहा। इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। डायग्राम नहीं दिख रहा तुमको पूरा? कुछ भी नहीं है, फनल घूमते यहाँ से यहाँ जा रहा है ट्यूब के फॉर्म में। सर फनल पूरा नहीं दिख रहा है ना सर। अच्छा फनल पूरा नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है फनल पूरा? अब तो फनल पूरा दिख रहा होगा। नो सर। हाँ नो सर। अभी भी तुमको फनल पूरा नहीं दिख रहा भाई? सर कैमरा थोड़ा ऊपर करिए। मेरे को क्यों स्क्रीन में नजर आ रहा है फनल पूरा? सर हमने सर फनल लिखा स्क्रीन। हुआ तो पूरा दिख रहा है। हाँ अब तो पूरा दिख रहा होगा। हाँ ठीक है सर। यस सर अब दिख रहा है। ओके तो ये फनल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये फनल है, ये ट्यूब है और ये ट्यूब आगे आके साथ बन गया, फिर यहाँ खुल गई। खैर अब समझो, ये ओवरी है, ठीक है। अब ये जो ओवरी है, ये दिख तो ऐसे रही है जैसे जुड़ी हुई है, जुड़ी नहीं होती ये ओवरी। आप ऐसा समझो कि ये बॉटल है, ये हो गया किडनी, और ओवरी इसके ऊपर ऐसे इस जगह पे लोकेटेड है। ये लोकेशन है, तो यहाँ लोकेटेड है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई नहीं है, वो अलग है। और वो और किडनी अलग है और ओवरी अलग है, ठीक है। तो बीच में गैप रहता है, वो तो लोकेशन ऐसे कह सकते हैं उसके ऊपर चिपकी हुई है, ऐसा नहीं होता। खैर अब ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। अब जैसे एग प्रोड्यूस होगा वो कैप्चर कौन करेगा? फनल कैप्चर करेगा। अब फनल जैसे कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद एग यहाँ से ट्यूब से जाएगा और सैक में स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसे एग प्रोड्यूस होते जाएंगे, सैक में स्टोर होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो काफी सारे एग स्टोर हो जाएंगे, तकरीबन 1000 से 2000 एग, 1500 से 2000 एग स्टोर हो जाएंगे। तब ये जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ से अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे थ्रू द क्लोका। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे एग का मूवमेंट कोई किडनी विडनी से नहीं हुआ ना। तो जो किडनी वाली डक्ट है यूरेटर, ये सिर्फ किसकी डक्ट हुई? ये हुई सिर्फ और सिर्फ यूरिन के पैसेज के लिए डक्ट। तो ये सिर्फ यूरिनरी डक्ट है, ये कोई जेनरल डक्ट नहीं है, ठीक है ना। जनरल डक्ट कौन सी है? ये द ओवी डक्ट। क्लियर है पॉइंट? डिफरेंस मेरे तरफ से क्लियर आपको मिलेगा रेटिकुलर सिस्टम का। कोई डाउट है तो पूछना। सर ये ओवेरी से ओविडक्ट में कैसे आएगा? Suction force created by the peristaltic movement in the funnel. ओके सर। ह्यूमन एग भी ऐसे आता है ओवरी में। स्क्रीन क्लियर नजर आए तुम लोगों को? स्क्रीन क्लियर है? नो सर। किसको क्लियर नहीं है? सबको ब्लर नजर आ रही है? सब ब्लर है। सर ब्लर है। ब्लर है सर। कोई थोड़ा टाइम में क्लियर हो जाएगी, वो कभी ब्लर कभी क्लियर होती रहती है। जब क्लियर हो जाए तो बता देना। अभी किसी चीज में डाउट है तो बता दो। किसी पॉइंट में कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नो सर। ओके, अब देखिए मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा तो बहुत डिटेल में रहा हूँ, लेकिन जो फ्रॉग है वो आपके एनसीईआरटी के या सिलेबस में नहीं है, आपके नीट के सिलेबस में भी नहीं है डिटेल में। मैं तो बस आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता रहा था मैं आपको सारे के साथ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया, हमने एक्सक्रीटरी पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया, और बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी लिया एम्फिबियंस के बारे में। एग्जांपल्स आपको मैंने बताई थी, एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसमें फ्रॉग आएगा, सैलामेंडर आएगा, और लिम्बलेस एम्फिबियन एक जॉफिस आएगा, ठीक है, और बूफा आएगा। बूफा एक टोड है। टोड और फ्रॉग में डिफरेंस क्या होता है? टोड वो फ्रॉग लाइक ऑर्गेनिजम्स है जो थोड़े से रफ से हैं, ड्राई सी स्किन है जिनके पास, ठीक है ना। और टोड्स के पास एक स्पेशल ग्लैंड रहते हैं, पैरोटॉइड ग्लैंड्स, PAROTOID, पैरोटॉइड ग्लैंड्स। और ये पैरोटॉइड ग्लैंड्स कैसे होते हैं? टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके यहाँ पे ना इधर की तरफ ग्लैंड्स रहते हैं, पैरोटॉइड ग्लैंड्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये खास बात होती है टोड्स की। हालांकि टोटल फ्रॉग ओवरऑल एक ही बात होती है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रॉग का लार्वा नाम टैडपोल लार्वा है। टैडपोल लार्वा बोनीफिश जैसा होता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी बोनीफिश वाली? एक तो उसके पास टेल होगी, एक उसके पास लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम होगा, आपको याद होगा फिश में पढ़ाया था लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। फिर रेस्पिरेशन के लिए उसके पास गिल्स होंगे, उसका हार्ट टू चैम्बर्ड होगा, लिम्स नहीं होंगे, बॉडी ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप की होगी। इसका मतलब जब मेटामॉर्फोसिस होगी, जब टैडपोल लार्वा एडल्ट बनेगा तो टेल लॉस हो जाएगी, और लिम्स डेवलप कर जाएंगे, गिल्स लॉस हो जाएंगे, लंग्स डेवलप कर जाएगी। टू चैम्बर्ड हार्ट से कैसा हो जाएगा? थ्री चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो टैडपोल में और एक एडल्ट फ्रॉग के अंदर आ जाते हैं ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। किसी को कोई डाउट? सर वॉमिराइन कौन से होते हैं? वॉमिराइन टीथ। क्या? वॉमिराइन टीथ। वॉमरेन टीथ, ये अब वॉमरेन टीथ एक्चुअली क्या होते हैं? फ्रॉग का जैसे अपर वाला हिस्सा ना, अपर जॉ वाला हिस्सा, अपर पैलेट वाला हिस्सा, उसमें दो ऐसे छोटे छोटे दांत होते हैं। वो क्या है ना, मान लो कोई इंसेक्ट पकड़ लिया, अब फ्रॉग की टंग कैसी होती है? लॉन्ग, स्टिकी, बाइफरकेटेड। ये प्रॉपर्टी है फ्रॉग की, लॉन्ग, स्टिकी, बाइफरकेटेड टंग होती है। तो जैसे कोई कीड़ा पकड़ लिया तो कीड़े को अड़ा के रखने के लिए, एकदम रोक के रखने के लिए ऊपर दो दांत निकले हो रहे वॉमर बोन के पास, तो वॉमर बोन के पास निकले होते हैं तो उसे वॉमराइन टीथ बोलते हैं। तो वो वॉमर बोन से नाम आ रहा है, वॉमराइन टीथ। और कुछ? सर स्पेलिंग क्या है इसकी? VOMERINE, वॉमराइन टीथ। देखो जब फ्रॉग ग्राफ पढ़ाते थे हम लोग, तब हम बहुत ज्यादा फ्रॉग के बारे में पढ़ाते थे, वॉमराइन टीथ भी पढ़ाते थे, फ्रॉग के दूसरे डायग्राम स्टडी करते थे, हार्ट का डायग्राम में डिटेल में पढ़ाते थे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। अब वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जिसने आपका टाइम वेस्ट करना है वो आपको पढ़ाएगा बाकी सारी चीजें फ्रॉग के बारे में, और जिसको पता है कि टाइम यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और बाकी टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो नहीं पढ़ाएगा आपको इस वॉमराइन मोरेंटी। मैंने इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली आपके नीट और एम्स जो इसकी आप तैयारी करें, जिसके लिए आपने फीस दी है, जो हिसाब किताब डायरेक्टली आपके एंट्रेंस से रिलेटेड है, वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको और एक्स्ट्रा मतलब कि टाइम वेस्ट करना है, फालतू चीजें सीखनी है ज्यादा, तो आप आराम से कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो डायरेक्टली नीट और एम्स के लिए डायरेक्ट है, और हम यहाँ से टाइम बचा के फिजियोलॉजी को टाइम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको और डिटेल में पढ़ा सकता हूँ और एक्स्ट्रा चीजें बता सकता हूँ, लेकिन तो फिर वहाँ हमारा टाइम जो फिजियोलॉजी से कट जाएगा, फिर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, वहां से हमारा टाइम कटेगा। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए हम उतनी ही चीज अभी भी मैं आपको एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ कुछ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी जितनी बता दी उसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर एक पॉइंट और बताना, फिर हम टाइम से चलेंगे। सर अभी स्क्रीन ब्लर है। नहीं, मुझे कुछ ऐसे समझाना है, बिना स्क्रीन क्लैरिटी के चल जाएगा। आप मुझे इतना बताओ बस कि जितना अभी तक पढ़ा है वो क्लियर है। यस। ओके,
एक आखिरी बात कर रहे हैं फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म की बात करें तो फ्रॉग जो है उसके पास कोई भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल्स के पास नहीं होता है, मतलब पीनिस लाइक स्ट्रक्चर फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट नहीं है। तो फिर फ्रॉग रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है? फ्रॉग का रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। देखिए उसमें क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग है, ठीक है ना, मेल फ्रॉग पाउंसेस ऑन द फीमेल फ्रॉग। आपको मैं नजर आ रहा हूँ, स्क्रीन तो बुला रहे हैं, Yes, sir. ओके। तो मेल फ्रॉग जो है वो पाउंस करता है फीमेल फ्रॉग के ऊपर, और फीमेल फ्रॉग को पाउंस करने के बाद वो फीमेल फ्रॉग को स्क्वीज करता है, ठीक है ना। तो फीमेल फ्रॉग को वो स्क्वीज करेगा, तो उसके ऊपर पाउंस करके जो स्क्वीज कर रहे हैं, इतना ही है उनका मेटिंग। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो फ्रॉग की जो पहली उंगली है, तो फर्स्ट डिजिट जो पहली उंगली है वो मॉडिफाइड है एज एम्पिलक्सरी पैर। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, AMPLEXARY, एम्पिलक्सरी, PAD, एम्पिलक्सरी पैड बोल रहे हैं। तो सर जो पहली उंगली, सर हाँ, एम्पिलक्सरी पैड, क्या दिक्कत है इसमें? सर ये कॉपुलेटरी पैड ही है। हाँ, एक ही बात होगी, कॉपुलेटरी पैड एम्पिलक्सरी पैड इज द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा हालांकि कॉपुलेटरी पैड एक गलत टर्म है, क्योंकि हम फ्रॉग के जो मेटिंग मैकेनिज्म है उसको हम कॉपुलेशन नहीं बोलते, उसको हम एम्पिलैक्सिस बोलते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनो, ठीक है। कुछ किताबों के अंदर गलत मदद भी लिखा रहता है और कुछ टीचर भी गलत मदद पढ़ाते रहते हैं, तो जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। गलत मदद मत सीखो, सही सीखो। तो जो फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, मेटिंग मैकेनिज्म है, उसे हम एम्पिलैक्सिस कहते हैं। ये स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है, इसमें कोई भी कॉपुलेशन नहीं हो रहा, कोई भी इंटरकॉर्स नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्पर्म ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इसको हम सिंपली एम्पिलैक्सरी पैड कहते हैं। अब ये फिंगर मॉडिफाई की हुई है स्वेल की तरीके, फीमेल को होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी, फीमेल को होल्ड करने के लिए फिंगर काम करती है, ठीक है ना, और मीटिंग के टाइम पे ही मॉडिफाई होगी। अच्छा, उसके बाद जब ये स्क्वीजिंग मैकेनिज्म में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कुछ ये सब ये पानी के पास ही होता है, और या किसी लीफ के ऊपर हो सकता है। अगर फ्रॉक छोटा है साइज में तो लीफ के वगैरह ऊपर रह सकती है, डांस के ऊपर रह सकता है, पानी में ट्री के आसपास है, आसपास पानी के पास पेड़ है। अच्छा, ये मैकेनिज्म चलता है 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, काफी टाइम चल सकता है। मीनवाइल फीमेल में क्या होता है, एग प्रोड्यूस होते हैं होते होते और स्टोर होते रहते हैं ओविसा, ठीक है ना। अब एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ देर बाद फीमेल एग रिलीज कर देती है पानी में। फीमेल ने पानी में एग रिलीज कर दी, ठीक है। जैसी मेल ने देखा कि फीमेल ने पानी में एग रिलीज कर दिए, मेल पानी में ही स्पर्म रिलीज कर देता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? पानी के अंदर ही हो जाता है। अब पानी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग क्या है, फर्टिलाइज हो जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद उस एग में से जो टैडपोल लार्वा है वो बाहर आएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसके थ्रू हुआ? वाटर के थ्रू हुआ। लेकिन मेटिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फिर मेटिंग की क्या जरूरत है? मेटिंग ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्पर्म और एग दोनों का जो रिलीज का टाइम है वो एक साथ ही हो, सिंक्रोनाइज हो जाए। पता चला कि मेल फ्रॉग ने स्पर्म आज रिलीज किए, फीमेल ने कल एग रिलीज किए, तो फिर क्या होता? फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते। लेकिन मेटिंग से क्या हो रहा है कि दोनों साथ में स्पर्म एग रिलीज कर रहे हैं, दोनों का टाइमिंग मैच करवा रहे हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? आगे बात समझ में कोई डाउट किसी पॉइंट में? ये क्लियर है? अप्रॉक्सीमेटली यस और नो? Yes, sir. स्क्रीन क्लियर है? No, sir. No, sir. स्क्रीन अभी ब्लर कर रही है क्या? Yes, यस sir. सर। यस सर। क्या हो रहा है? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, sir. sound- Clear है। यस सर। साउंड क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन स्क्रीन क्लियर नहीं। एक मिनट रुको, मुझे चेक करूँ क्या चेक कर।
मेरी स्क्रीन अभी भी ब्लर है या अब क्लियर है? सर ब्लर आ रही है अभी। सर अब इतनी ब्लर नहीं है बट नहीं क्लियर अभी भी? नो सर। नो सर। तो चलो, जब तो एक मिनट क्लियर हो गया तो मुझे बताना, आपको रेप्टाइल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, तो रेप्टाइल्स की बात करते हैं, हमने एम्फिबियंस की बात करी, रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स में क्या है कि रेप्टाइल्स का अगला फाइलम, अब रेप्टाइल को हम बोलते हैं रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म। रेप्टा से बड़ा, रेप्टा मतलब रेंगने वाले, जो रेंगते हैं ना, ठीक है ना, जो क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम रेप्टाइल्स बोल रहे हैं। अब रेप्टाइल्स को एक और लाइन बोली जाती है, दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। अब इसमें दो चीजें, एक तो है फर्स्ट, पहले, दूसरा है ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। अब मुझे बताओ लैंड वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? भाई जो वर्टिब्रेट लैंड पे रहेंगे, है ना, वो लैंड वर्टिब्रेट्स हो गए। जैसे कि एम्फिबियंस में क्या है, लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, लैंड पे रहते हैं, लेकिन वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो एग्स हैं वो कहां डेवलप हो रहे हैं? वाटर में। टैडपोल लार्वा कहां है? वाटर में, ठीक है ना। तो टैडपोल लार्वा कहां है? वाटर में है। और उनके एग्स कहां पे डेवलप हो रहे हैं? वाटर में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एडल्ट्स कहां पे हैं? लैंड पे हैं। तो क्योंकि लैंड पे तो वो रह रहे हैं, इसलिए वो लैंड वर्टिब्रेट्स तो हैं, लेकिन उनकी आधी जिंदगी पानी में बीत रही है, और पानी में बिताने वाली जिंदगी मैंडेटरी है। आप टैडपोल लार्वा को उठा के लैंड में नहीं ला सकते, वो बोनीफिश जैसा है ना, वो पानी में ही रहने के लिए बना है, गिल्स है उसके पास, लेटरलाइन सिस्टम है उसके पास, है ना। तो इसलिए मैं उसको ट्रू लैंड वर्टिब्रेट नहीं बोल सकता। लेकिन रेप्टाइल, रेप्टाइल में कोई लार्वा ही नहीं, कोई लार्वा नहीं है, तो कोई भी चीज पानी में नहीं है, एडल्ट लैंड के ऊपर ही है। और रेप्टाइल का एग, वो भी लैंड पे डेवलप होता है, उसको भी पानी की जरूरत नहीं। तो क्योंकि उसका एग, लार्वा तो है नहीं, क्योंकि उसका एग लैंड पे ही डेवलप हो रहा है और उसका एडल्ट भी लैंड के ऊपर है, इसलिए मैं उसको ट्रू लैंड वर्टिब्रेट बोलता हूं। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है ना, अगर आप में से कोई मुझे बता पाए, किसने कहीं से पढ़ा हो या कोई क्लास ली हो या कुछ किया हो, कि रेप्टाइल का एग लैंड पे क्यों रह पाता है? ऐसा क्या है उसके एग के पास कि वो लैंड पे रह पा रहा है? सर उसके ऊपर शेल एक कवरिंग होती है बेसिकली, जो मतलब उसको अंदर से मतलब एक तरीके से मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के पास कोई आउटर लेयर नहीं होती जो उसको मतलब कवर करके रखे। और किसने बोला अगर वो तुमको? शुभम। नहीं नहीं, किसने बोला तुमको? ये ज्ञान किसने दिया? सर मैंने पढ़ा था। देखो, ये बात क्लियर है कि कोई शेल नहीं होता एम्फिबियन एग के बाहर, और रेप्टाइल के एग के बाहर शेल होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन ये रीजन नहीं है उसके लैंड में डेवलप करने का, ठीक है ना। बिना शेल के भी लैंड में डेवलप किया जा सकता है। मैं बताता हूँ, देखो, एक चीज सुनी होगी आपने, कभी नाम सुना हो, एमनियन। एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हाँ, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा फोर एम्ब्रियोनिक। फोर होती है। हाँ जी, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा माइक बंद रखिए। तो एमनियन एक लेयर है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड
फीटस को ड्राई नहीं होने देता, फीटस को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फ्लूइड जरूरी है अगर आप लैंड पे डेवलप कर रहे हैं। तो जितने ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स है, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये सारे के सारे जो लैंड वर्टिब्रेट्स है, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट, ये सबके पास एमनियन है। इसलिए मैं इन सबको एमनियोट्स बोलता हूँ, AMNIOTS, एमनियोट्स। और जिनके पास एमनियन नहीं है उसे मैं एन एमनियोट बोलता हूँ, विदाउट एमनियन बोलता हूँ, ठीक है ना। और विदाउट एमनियन कौन हो जाता है? एम्फीबियंस एंड फिशेस। अब क्योंकि एम्फीबियंस के पास एमनियन नहीं है, फ्लूइड कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये फ्लूइड कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इनको फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए, सब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए एग को पानी में ही रहना पड़ता है। तो प्रेजेंस ऑफ एमनियन is a reason behind reptiles for being true land vertebrates, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर पॉइंट। और ये एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक फ्लूइड, ये वही फ्लूइड है जो देखिए जब ह्यूमन के अंदर डिलीवरी होती है, डिलीवरी से पहले एक मेम्ब्रेन है जो ब्रेक कर जाती है और लेबर वाटर्स बोलते हैं, बहुत सारा वाटर बॉडी से बाहर आता है। तो जो वाटर बाहर आ रहा है एक्चुअली वो एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है जो बाहर आता है। तो वही एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं और मेम्ब्रेन को एमनियन बोल रहे हैं। आई सपोज दैट इज लाउड एंड क्लियर। सर तो फिर जो कॉकरोच होता है वो उसके अंडे भी तो मतलब लैंड पे देता है, वो कैसे दे देता है? देखो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, उनका अगर वो आउटसाइड डेवलप कर रहे हैं मोस्टली, तो आप देखोगे वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्टिब्रेट्स को जरूरत है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे इनवर्टिब्रेट्स हो गए, वो बिना फ्लूइडिटी के भी डेवलप कर सकते हैं उनको। और दूसरा मोस्टली जो डेवलप करते हैं वो किसी न किसी सैक के अंदर, वो भी सैक के अंदर, कोकून के अंदर, किसी चीज के अंदर डेवलप करते हैं। क्लियर है पॉइंट। जैसे आप कॉकरोच भी देख रहे थे तो उसके अंदर भी कोकून बन रहा था, ऊथिका बन रहा था, ऊथिका बन रहा था ना। हाँ सर बन रहा था। हाँ, तो ऊथिका वगैरह जो चीजें हैं वो ऑलरेडी उसके पास कवरिंग है और ऑलरेडी उसको प्रोटेक्शन, ऑलरेडी उसको कवरिंग है। और बहुत सारे जो स्पर्मेटोफोर या जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं स्पर्म के साथ, वही फ्लूइडिटी उसकी मेंटेन करता है, उसमें वो डेवलप कर जाते हैं। ओके सर। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगर मैं रेप्टाइल्स की के बारे में दो चार बातें आपसे डिस्कस करूं तो शुरुआत करें। आपको अब बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है कि अभी भी वो ब्लरिंग है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो बोर्ड पे बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, जो रेप्टाइल्स होते हैं क्योंकि वो रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनकी अगर मैं स्किन की बात करूं तो इनकी स्किन रहती है, समझिएगा, ड्राई, एकदम ड्राई, एक ग्लैंड, कोई ग्लैंड्स नहीं होंगे, ठीक है ना। स्केल्स होंगे या स्क्यूट्स होंगे, और ये दोनों चीजें, ठीक है ना, एपिडर्मिस से ड्राइव होती है, मतलब ये दोनों चीजें एपिडर्मल होती है। तो एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होंगे, रफ एंड ड्राई बॉडी होगी, विदाउट ग्लैंडुलर बॉडी होगी। स्केल्स आप समझते हो, स्केल समझते हो ना, कि जैसे मान लो कि मैंने लेट्स से क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये है, ये फिश है, फिश में कहते हैं ना ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको स्केल्स बोलते हैं। अगर आप स्नेक देखोगे, अगर रेप्टाइल की बात करें तो स्नेक देखोगे तो स्नेक की बॉडी में ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होंगे जो बाहर भी निकाले जा सकते हैं ऐसे, है ना, उसे हम बोलते हैं क्या? स्केल्स बोलते हैं। ये स्केल है, ठीक है। अब स्क्यूट्स क्या होते हैं?
स्क्यूट्स, अगर आप टॉर्टोइज देखो, आपने टॉर्टोइज कभी देखो तो टॉर्टोइज की शेल जो होती है, उसकी शेल के ऊपर ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखेंगे आपने। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम स्क्यूट्स बुलाते हैं। तो चाहे स्केलेज हो चाहे स्क्यूट्स हो, ये इनकी स्किन में होंगे ही, और दोनों कैसे होंगे, एपिडर्मल। ये फिश के पास भी थे, लेकिन फिश के जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बताया था पहले, मीजोडर्मल होते हैं। तो रेप्टाइल्स के कैसे होते हैं, एपिडर्मल। तो ये हो गई इनकी स्किन की बात, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सेम लाइक एम्फिबियंस, माउथ है, एनस है, क्लोका है। क्लोका यूरियोजेनाइटल और एनल ओपनिंग कॉमन है, ठीक। अच्छा, दांत की बात करें, टीथ की बात करें तो टीथ सेम एम्फिबियन जैसे, पॉलीफायरोडोंट मतलब बार बार आ जाएंगे, एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट मतलब जॉ से डायरेक्टली अटैच्ड, सीधे या टेढ़े, सीधे एक्रो, टेढ़े प्लूरो। और अगर होमोडोंट मतलब सारे के सारे एक जैसे। अगर दांत हेट्रोडोंट हैं या अलग अलग हैं तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ रहेगी क्रोकोडाइल। सिर्फ क्रोकोडाइल के ही दांत हेट्रोडोंट होते हैं, बाकी सारे रेप्टाइल्स के दांत होमोडोंट रहेंगे, मतलब सेम टू सेम। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट? ओके, तो ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रेप्टाइल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। रेप्टाइल्स जैसे कि बात करें तो रेप्टाइल्स के पास भी स्पेसिफिकली, अगर हम बड़े बड़े रेप्टाइल्स की बात करें, हर एक तो नहीं, अगर हम कुछ बड़े बड़े रेप्टाइल्स की बात करें जैसे कि डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना, इनके भी पेट में गिजार्ड रहता है। गिजार्ड रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जहां पर ग्राइंडिंग के लिए छोटे छोटे स्टोन पाए जाते हैं। स्टोन यही लोग खाते हैं, है ना। वो स्टोन होते हैं और वो स्टोन इनके गिजार्ड में रहते हैं और ये खाना खाते हैं, और जितना थोड़ा बहुत चबाया वो पेट में रख लिया, और फिर गिजार्ड के अंदर मूवमेंट होती है फूड की, जिसकी वजह से उसकी ग्राइंडिंग होती है। तो याद रखना, गिजार्ड इज फॉर ग्राइंडिंग प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल। तो ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेप्टाइल्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि कोई भी रेप्टाइल हो, चाहे वो पानी वाला सांप हो, है ना, सांप तो पानी में भी होते हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे वो टर्टल हो। टर्टल लैंड पे रहता है, टर्टल पानी में रहता है, ठीक है ना। कैसे पहचान होगा टर्टल और टर्टल के बीच में डिफरेंस? मैं बताता हूं, सिंपल, सबसे आसान डिफरेंस है, आप पैर देख लो, है ना। अगर तो उसके, मान लीजिए शेल है, अगर तो उसके पैर इस तरीके से हैं, उसमें उंगलियां नजर आ रही हैं, है ना। अगर तो उंगलियां नजर आ रही हैं तो फिर क्या हो गया, वो टॉर्टोइज हो गया, ठीक है ना। और अगर उसके पैर ऐसे सिंगल पैड लाइक हैं स्विमिंग के लिए, तो फिर वो क्या हो गया, टर्टल हो गया। तो ये वाला क्या है, टर्टल, जिसके पास ऐसा पैड लाइक स्ट्रक्चर है स्विमिंग के लिए, और इधर जिसके पास डिजिट्स हैं, ये क्या हो गया, टॉर्टोइज हो गया। क्लियर है भाई, बहुत सिंपल है। तो चाहे पानी में रहने वाला टर्टल क्यों ना हो, इन सब के पास रेस्पिरेशन के लिए इसका मतलब क्या रहेगा, लंग्स रहेगा, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। Pulmonary respiration is common to all the vertebrates, चाहे all the true land vertebrates, या बोल सकते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स। एम्फिबियंस वो भी लंग्स से रेस्पायर कर रहे थे, रेप्टाइल्स लंग्स, बर्ड्स लंग्स, मैमल्स लंग्स। तो कोई भी रेप्टाइल हो वो रेस्पायर, प्राइमरी रेस्पिरेशन लंग से ही करता है। कुछ रेप्टाइल जैसे कि टर्टल ही हो गए, टर्टल की बात करते हैं। कुछ रेप्टाइल जैसे कि टर्टल, इनका क्लोका जो होता है ना, क्लोकल मेम्ब्रेन, वो काफी थिन होती है, तो क्लोकल मेम्ब्रेन से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं थ्रू वाटर। तो थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन क्लोका से भी हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो लंग्स ही रहता है। क्लियर पॉइंट, कोई डाउट किसी को रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में? हाँ जी, रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई डाउट?
यस और नो सर। ओके, सर्कुलेशन की बात करते हैं। अब सर्कुलेशन की बात करें तो रेप्टाइल का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, मतलब 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, जस्ट लाइक एम्फीबियंस। लेकिन एम्फीबिया के हार्ट से इनका हार्ट थोड़ा सा अलग है। वो ऐसे मैंने बताया था कि इनका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो पार्शियली डेवलप हो चुका है। मतलब एम्फीबियंस में तो 2 ऑरिकल, एम्फीबियंस में क्या था आपको ये मैं बता चुका ऑलरेडी। एम्फीबियंस में क्या था कि हार्ट ये इंटरऑरिकुलर सेप्टम पूरा, मतलब एक ऑरिकल, 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल है, वेंट्रिकल एक ही, ये एम्फीबियंस का हार्ट है। लेकिन रेप्टाइल में ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़ा सा डेवलप हो गया, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है। तो पार्शियल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, लेकिन हार्ट अभी भी कितना चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड ही है, सिवाय क्रोकोडाइल के। क्रोकोडाइल में ये सेप्टम पूरा डेवलप हो गया है, तो उसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो क्रोकोडाइल के अंदर अगर आप बात करें तो यस 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड ही आप बोलेंगे, या कुछ बुक्स लिखते थे 3.5 चैम्बर्ड, लेकिन 3.5 कुछ सही वर्ड नहीं है, सही तो 3 चैम्बर्ड ही है। तो याद रखना कि रेप्टाइल्स का हार्ट भी कैसा है, 3 चैम्बर्ड। अच्छा, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड चाहे फिशेज हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे बर्ड्स हो, इन सब में कॉमन ब्लड की प्रॉपर्टीज कॉमन रहती है क्या, कि ब्लड होता ही है, ब्लड में 2 चीजें होंगी, ये सब में कॉमन है। आप में भी तो ये होता है क्या, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो सब में रहेंगे, वही फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और वही लिक्विड लाइक कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं उसको हम, प्लाज्मा। ये चीजें कॉमन है, और ब्लड रेड कलर का ये भी क्या रहेगा, कॉमन। फर्क कहां जाएगा, आरबीसी में, ठीक है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस और बर्ड्स, इन सब के आरबीसी एक ही जैसे होते हैं, कैसे, ऐसे और ऐसे, देख रहे हो। आपके आरबीसी कैसे, आपके आरबीसी ऐसे, साइड से देखने में, कैसे देखने में, साइड से देखने में। दूसरा, इनके आरबीसी ऊपर से देखने में कैसे, ऐसे, और आपके आरबीसी कैसे, ऐसे। क्या डिफरेंस देखा आपने, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, इनके जो आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड है, और जो हमारे आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड नहीं है, और शेप में भी अंतर है। हाँ अब ध्यान सुनना, साइड से जब देखोगे तो आपके आरबीसी इधर से भी दबा पड़ा है, इधर से भी दबा पड़ा है, दोनों तरफ से कॉनकेव है, दोनों तरफ से क्या है, कॉनकेव, ऊपर से भी कॉनकेव, नीचे से भी कॉनकेव। तो आपके आरबीसी कैसे हैं मैमल्स के, बाई कनकेव। रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, सबके आरबीसी साइड से देखें तो ऊपर से भी कॉन्वेक्स, नीचे से भी कॉन्वेक्स, तो कैसे होंगे, बाई कन्वेक्स। तो आपके बाई कनकेव और बाकियों के बाई कॉन्वेक्स। क्लियर पॉइंट, पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस शेप के ऊपर हम बोले, आपके आरबीसी स्फेरिकल हैं, गोल है, गोल शेप के, इनके आरबीसीज ओवल शेप के। इनके आरबीसीज ओवल होते हैं, ओवल अंडे की शेप के होते हैं, और हमारे कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और एक चीज बहुत ही बढ़िया नोटिस करी आपने, और वो दिख भी रही है, कि बाकी सबके आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, उनमें न्यूक्लियस भी है, हमारे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। लेकिन हेमोग्लोबिन सभी का आरबीसी में रहेगा, तो खून सबका लाल ही रहेगा, हम इसे आरबीसी ही बुलाएंगे, रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये आरबीसी के शेप में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। आई सपोज आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। क्लियर है पॉइंट, सर्कुलेशन क्लियर। यस और नो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये बाइकॉन्वेक्स शेप है, तो ये ओवल क्या है? बेटा एक एक शेप में बता रहा हूँ साइड से, एक तूने साइड से देखा, एक ऊपर से देखा। अब मान लिया ढक्कन है, ठीक है ना, अभी ढक्कन तू अगर ऊपर से देखी तो अंदर दबा हुआ है, साइड से की तो अलग व्यू है ना इसका,
तो एक साइड व्यू है, एक टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में ये नजर आते हैं स्फेरिकल, गोल, और साइड से देखो तो कॉन्केव शेप नजर आती है कि हाँ भाई ऐसे अंदर दबे हुए हैं, मतलब फ्लैट नहीं है, कनकेव है, अंदर दबे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ से अंदर पिचके हुए हैं, जैसे दोनों तरफ से मुक्का मार दिया हो। ठीक है, सर और दोनों उनके कैसे, उनके दोनों तरफ से फूले हुए हैं। आ रही पसंद? तो ये साइड व्यू है, जैसे साइड से नजर आएंगे, ये टॉप व्यू है, जैसे टॉप से नजर आएंगे। क्लियर? यस सर। किसी और को कोई डाउट? 3D सिस्टम मेरे पास है नहीं, वरना आपको बताया था कि कुछ ऐसा होता। देखो अब क्लियर है, कुछ इस तरीके से है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर आप साइड से देखोगे, है ना, तो आपको साफ नजर आएगा कि ऐसा है ना, ये ऐसा है, यहाँ भी दबा हुआ, यहाँ भी दबा हुआ। ठीक, ऊपर से देखोगे तो है तो गोल ही, यहाँ भी गोल, यहाँ भी गोल, और अंदर से दबा हुआ, ऐसी शेप रहेगी आपकी, दिस आरबीसी। क्लियर? ओके सर। और कहीं किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स खत्म करेंगे और बर्ड्स की बातें करके बर्ड्स भी खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। सर इनमें WBC होती है? हाँ, WBC प्लेटलेट सब में रहेंगे। ठीक है ना, WBC इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सबके पास होगा। एनी अदर डाउट? चलो फिर सी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और कीप स्टडिंग। ओके।